जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जियोग्राफी के पीवाईक्यू कर रहे थे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि नए थीम, नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज तो हम वह पढ़ेंगे जो करंट अफेयर्स में रहते हैं। तो आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कौन सी करंट अफेयर्स जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट हैं और कौन से कितने इम्पोर्टेंट हैं। 140 पेज की जो हाफरली मैगजीन आई है, उस 140 जियोग्राफी के पेजेस में से कितना काम का है ये हम देखेंगे। बाकी आप नए हैं तो चैनल पर विजिट करें। सीसेट हिंदी माध्यम कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी माध्यम के लिए सीसेट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देती है, इसीलिए वह हम शुरू करके खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की यहाँ पर हो रही है, आप विजिट करेंगे तो आपको आपके काम की मिल जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट रात को 9 बजे होता है, सीसेट 8 बजे रात को होता है, पीवाईक्यू सुबह 9 बजे होता है और एनसीईआरटी सुबह 11 बजे होता है। उम्मीद है आप चैनल पर विजिट करेंगे और अपने काम की चीजों को सेव कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। 2020 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। चक्रवाती की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसमान के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में है, आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 2 सही है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी दक्षिणी दोनों में मिलते हैं। एनसीईआरटी में प्यारा सा एक चित्र है, उस चित्र में जेट प्रवाह दिखाए गए हैं। ठीक है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। वाताक्ष का मतलब जो बीच में आंख होती है वह। जी सर, केवल कुछ चक्रवात हैं। कौन से? शीतोष्ण चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसमें वाताक्ष होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है? बिल्कुल नहीं। आइए पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में, ये ध्यान रखना आपकी बात, क्षोभ मंडल में होता है, वह भी ऊपरी क्षोभ मंडल में। ये नया स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। 7.5 से 14 किलोमीटर की सकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में, यह भी ध्यान रखने, जो हाईलाइट कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य यानी कि क्या इक्वेटर पर बनते हैं जेट स्ट्रीम? नहीं, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य बनते हैं, दोनों गोलार्ध में बनते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बनते हैं। गुड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ही चक्रवात की आंख उत्पन्न होती है, शीतोष्ण में नहीं। उष्णकटिबंधीय से ज्यादा नुकसान होता है, शीतोष्ण से नहीं। ये सब आपने पढ़ा होगा। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है, ना कि कम। तो जितने हाईलाइट हैं वह आपको पता होने चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? कितना प्यारा क्वेश्चन है। मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो इसका सटीक आंसर है बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बादल होते हैं। ड्यू का निर्माण तभी होता है जब परिस्थितियां ऐसी हो, कैसी? आकाश साफ हो, हवा शांत हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी लंबी रात हो, उषांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो। तो ये परिस्थितियां याद रखिए, क्वेश्चन फिर से बन सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फिर से 21 जून तीसरा क्वेश्चन, 21 जून का तीसरा क्वेश्चन। जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ होगा? उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के
नीचे नहीं डूबता है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। तो मकर रेखा से तो उत्तरायण अभी अभी हुआ, ठीक है, तो मकर रेखा तो कहानी है ही नहीं। फिर मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर आ चुका होता है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ये आंसर सही है, ना कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और ये तीसरा क्वेश्चन है पिछले 5 इयर्स में। सही सुना आपने, पिछले 5 वर्षों में 21 जून पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा। 3 बार पिछले 5 वर्षों में 21 जून, पता नहीं क्या प्री है 21 जून। 2015 उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? सर अभी तो चक्रवात पढ़ा था, फिर से चक्रवात? हाँ, चक्रवात भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, क्या कारण है? नंबर 1, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। नंबर 2, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होते हैं। तीसरा है, कोरियालिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, क्षेत्रों में मौजूद भूमि नहीं होती है। तो कोरियालिस बल जो है वह मौजूद नहीं होता है या दुर्बल होता है, ये आप जाने, इसका आंसर है बी, अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होते हैं। अब अभिसारी क्षेत्र क्या है, अपसारी क्षेत्र क्या है? एनसीईआरटी 11th क्लास, 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होने वाली है। हम आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी कर ले, उसके बाद 11th जियोग्राफी एनसीईआरटी भी हो जाएगी, क्योंकि 11th की पॉलिटी करानी थी, हो गई। 12th की हिस्ट्री करानी थी, हो गई। 11th की आर्ट एंड कल्चर करानी है, हो रही है। अब बची क्या? 11th की जियोग्राफी बची है। 6, 7, 8 की जियोग्राफी, 6, 7, 8 की पॉलिटी, सॉरी 6, 7, 8 की जियोग्राफी और 6, 7, 8 की हिस्ट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो हो चुकी हैं। तो आप यहाँ बस मजे करिए, फ्री में कंटेंट उठाइए। आपका कभी कभार जो कमेंट आता है उसके हम आभारी हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, वही ऊर्जा का स्रोत है। और आपको इस चैनल पर 2027 तक बहुत कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। एनसीईआरटी लगभग खत्म होने वाली है, पीवाईक्यू खत्म हो गए, सीसेट खत्म हो गई, कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग मैथ चल रही है, सब कुछ फ्री पढ़ना है यार। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रांत एवं दक्षिणी चीन में टाइफून के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक तरफ महासागरों के नाम, दूसरी तरफ हरिकेन, टाइफून, विली विली देगा और क्वेश्चन बढ़िया से बना देगा। प्रश्न संख्या 2, समय शुरू होता है अब। सॉरी, रात को 9 बजे की याद आ गई, क्योंकि वहां समय के साथ आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आदत है निकल जाता है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। फिर से 11th क्लास के एनसीईआरटी। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियां पछुआ हवाओं के भाग हैं। पूर्वी हवा, पछुआ हवा, व्यापारिक पवनें पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ। पहली बात तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? एनसीईआरटी अगर आप एक भी बार पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा जो इस समय मेरे पीछे हो रही है, कितना सुखद अनुभव है कि हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं और पीछे बारिश हो रही है। वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियां पछुआ हवाओं के भाग हैं। इसका केवल 2 सही होगा, पहला गलत होगा। ये पहले रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ जब बारिश हो रही थी तब ये रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 और 60 से 65, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी पवनें दोनों गोलार्धों में 30 से 60 अक्षांशों के बीच बहती हैं, ना कि 30 नॉर्थ टू साउथ। तभी मैंने बोला अगर एक बार भी आपने पढ़ा होगा तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि 30 से 60 तो कोई क्रम ही नहीं बन पा रहा है। जो बारिश हो रही है अभी, उसकी वजह से रबी की क्रॉप जो है, गेहूं जो है, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो या आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ थोड़ा सा उसको फायदा होता है अगर सही समय पर
बारिश हो तो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज, बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। किसका वर्णन किया गया है? रोज बारिश कहाँ होती है? तो होती है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर रोज बारिश होती है, चिपचिपा मौसम होता है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये कहानी दी जाती है और पूछा जाता है ऐसा मौसम कहाँ का है? भूमध्य सागर के आसपास वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सवाना का यहाँ पे लिखा है, पढ़ लो। विजुवत का पर लिखा है, पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, आप चाहें तो रिवाइज कर लें, अन्यथा वहां से रिवाइज कर लेना। ये आपके एनसीईआरटी में है तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। 2014 में चलते हैं, जब देश आजाद हुआ। कुछ लोगों के कहने से ये पता चलता है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण भूमध्य रेखी जलवायु का, भूमध्य सागरीय या मानसूनी। तो अभी ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है और मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैसी जलवायु है। कई बार भूमध्य सागरीय जलवायु पूछता है, कई बार हिंद महासागरीय जलवायु पूछ सकता है और कई बार विषुवतीय और कई बार मानसूनी जलवायु। ठीक है, बाकी मौसम शब्द से आया है, ये सब आप 11th की एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे और उससे पहले भी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर सबकी जलवायु लिखी है, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर है, इसको पढ़ लें, क्वेश्चन एक बार आ चुका है। भूमध्य रेखी जलवायु भी पढ़ लें। चलिए, प्रश्न पहला 2013 का, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। महाद्वीपों के अंदर का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, यस। महाद्वीपों महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके, इसका केवल एक सही है। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर जो होता है उसकी वजह से वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अंदर अधिक होता है। बाकी तीनों किसी काम के नहीं है। कारकों पर निर्भर तट के समांतर फैली पर्वत श्रेणियां, भूमि जल के बीच तापीय अंतर, अक्षांशी स्थिति, समुद्र तट से दूरी और समुद्री धाराएं। बाकायदा एनसीईआरटी का ही कंटेंट यहाँ पे चस्पा हुआ है। ठीक है, स्थल तीव्रता से गर्म होता है, तीव्रता से ठंडा होता है, जबकि जल धीरे धीरे गर्म होता है। कई बार आपने सोचा होगा बचपन में कि जब सिकाई की जाती है पेट की या किसी भी चीज की तो गर्म पानी ही क्यों लेते हैं, पानी के अलावा अन्य कोई चीज क्यों नहीं लेते? क्योंकि पानी एक बार गर्म कर लो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, देर तक चलता है, देर तक सिकाई हो सकती है। बाकी वार्षिक तापांतर क्या है आप इसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिवीजन कर लिया करिए पॉज करके, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नए। तड़ित झंझा, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किन के द्वारा उत्पन्न होती है? आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल के कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। किससे तड़ित उत्पन्न होती है? तड़ित मतलब थंडर, थंडर मतलब मेघ गर्जन, मेघ गर्जन मतलब जो आवाज आती है। और जो बादल वाला चैप्टर है ना, कपासी वर्षा मेघ, इस टाइप का जो चैप्टर है उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो सही से समझ में नहीं आता होगा, उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। डी, कोई तड़ित उत्पादित नहीं करता है, तीनों गलत है। क्यों? आइए, तड़ित की उत्पत्ति बिजली चमकने के कारण होती है, जबकि यहाँ नहीं दिया गया है ऑप्शन। बाकी आप पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। फिर से पूछा है कौन सी जलवायु का ये पॉइंट है। अभी हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का देख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। तो ये जो है ना, ये मध्य एशियाई स्टेप,
ये टेबल भी बनी है जिस चैप्टर एनसीईआरटी में ना, उसमें टेबल भी बनी है और वो कंफ्यूजिंग है, आई नो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। या तो हम पढ़ाएंगे तब आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। जलवायु से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आप पढ़ेंगे पॉज करके पढ़िएगा, हम आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय, कभी दिन बड़ा, कभी दिन छोटा, कभी रात्रि बड़ी, कभी रात्रि छोटी। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के द्वारा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करने के कारण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति के कारण, या फिर पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण। तो जो झुकी हुई है पृथ्वी, उसकी वजह से ये रात्रि और दिन के समय में बदलाव होता है, ठीक है। बाकी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री सब आपको पता है। हम चलेंगे 2012 के प्रश्न पर। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। क्या हवा कम घनी होती है? इसका आंसर होगा 1 एंड 3, सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ये कारण नहीं है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर तापमान गिरता जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ते रहेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? देखो फिर से आ गई सवाना, कभी भूमध्य रेखी पूछेगा, कभी विषुवत रेखी, कभी भूमध्य सागरीय, कभी स्टेपी, कभी सवाना, कभी कोई मानसूनी, सब पूछ चुका है धीरे धीरे, और अब यही रिपीट भी होंगे। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता क्या है? वर्ष भर वर्षा, तो ये तो भूमध्य रेखी की है। केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो ये निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। वो चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और पढ़िएगा, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ा ही देंगे अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? और ला नीना एल नीनो से क्या भारत में प्रभाव पड़ता है, वह भी महत्वपूर्ण है। आईओडी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन ओशियन डाइपोल ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होता है। तो ला नीना ठंडे तापमान, एल नीनो गर्म तापमान। क्या दूसरा है, एल नीनो भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और ला नीना जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है, दोनों गलत हैं, दोनों उल्टा लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी आप ला नीना और एल नीनो अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मुझे लगता है ला नीना एल नीनो से फिर से क्वेश्चन बनेगा 2026 में। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है। तो इसका सिंपल आंसर है, कोरियोलिस बल अधिक कम नहीं है, बल्कि
भूखंड की कमी है, तो कोई टकराव नहीं होता है, हवा बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, बहती चली। सुना होगा आपने कि समुद्र में तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां कुछ ऐसा नहीं है जो अवरोध उत्पन्न कर सके, ठीक है? तो बिना अवरोध के बहती रहती हैं। कोरियोलिस पर यह भी प्रश्न आ चुका है कि कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम, अभी आया था कुछ। इसका मान ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? नंबर 1, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। दोनों सही है? यस, दोनों सही हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास। बाकी आप पढ़ेंगे। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर में समताप मंडल में ही उपस्थित है, जो पराबैंगनी किरणों की अवशोषित कर जीवन रक्षक का कार्य करती है। समुद्र विज्ञान में चलते हैं। 2024 यहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अब अपने कान और आंख दोनों मस्तिष्क के साथ समन्वय बनाते हुए बैठिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स आपको बताया जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डायरी रखेंगे, लिखते रहेंगे और बढ़िया। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि यहाँ जर्मनी है, यहाँ रसिया है, रसिया से जर्मनी को 2 पाइपलाइन जाती है। क्वेश्चन बनना था यहाँ से, बना कहाँ से? बना फारस की खाड़ी से। क्या बताना चाह रहे हो सर? बताना ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन तो आता है, कहाँ से आता है ये नहीं पता। सबको पता था पाइपलाइन से क्वेश्चन आएगा, पाइपलाइन से क्वेश्चन आएगा, जब से रसिया यूक्रेन वार चल रहा है तब से क्वेश्चन आया पाइपलाइन से, लेकिन कहाँ से? फारस की खाड़ी से। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक बड़ी चीज चर्चा में है और एक छोटी चीज भी चर्चा में है, तो ये मत सोचिएगा कि बड़ी चीज ज्यादा चर्चा में है इसे पढ़ लेते हैं। ये तो एक ही बार आया है। यूपीएससी बड़ा चालाक है, वो कहेगा एक बार आया इसीलिए तो पूछेंगे, ये तो सब पढ़ के बैठे हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़े उसे ध्यान से एटलीस्ट एक बार भी पढ़ें, लेकिन ध्यान से पढ़ें कि एग्जाम में अगर आ जाए तो कुछ तो याद रहे। इसीलिए मैं पेपर जब पढ़ाता हूँ तो लाइन वाइज पढ़ाता हूँ, अगर कुछ भी आपको याद रह गया, कुछ भी इमेज रह गई, तो आप उसको सही कर आओगे। इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ाने का कोई मुझे नहीं लगता अच्छी बात है, मेरे हिसाब से, मेरे, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, हाँ मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नाउ आई एम ओके। मुझे एक लाइन बताओगे, मैं 4 लाइन समझ लूंगा। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। सुमेध पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन सा क्वेश्चन है? कथन 1 सही है, 2 सही है, व्याख्या करता है, नहीं करता है। और टब बनाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं पूछा गया केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 या नथिंग। क्वेश्चन को टफ बनाया गया है, ठीक है? तो आप पूछते हो पेपर टफ है, ये कैसे पता चलता है? इस टाइप के क्वेश्चन है तो पेपर टफ है। हमने पिछले टॉपिक में और भी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जिसमें और लेंथी चीजें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे सुमेध पाइपलाइन है, ठीक है? सुएज नहर, सुमेध पाइपलाइन फारस की खाड़ी के कच्चे तेल, पेट्रोलियम, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के लिए रणनीतिक मार्ग है, मिस्र में स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो आना ही था। क्यों? क्योंकि वहां यमन में बैठे हूती समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। सबको पता था लाल सागर से क्वेश्चन आएगा, हमको भी पता था, लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा ये किसी को नहीं पता था। क्वेश्चन आने के बाद भी ये संभावना अधर में लटकी रही कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों? आइए बताते हैं। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। आदमी समझ लेगा, इधर भी सऊदी अरब है, उधर मिस्र है, दोनों तरफ रेगिस्तान है, तो हो सकता है बहुत कम बारिश होती हो। लेकिन लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। इस पर अब बात यहाँ पर अटकी कि क्या कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी नदी नहीं है जो नहीं गिरती क्या?
हो सकता है कोई छोटी से छोटी नदी हो जो गिरती हो, इसीलिए इसका आंसर दिया गया दोनों सही है। पहला तो सबको पता था, लेकिन दूसरे में ये डाउट था कि ये जल का प्रवेश नहीं होता है, सही माना जाएगा जब तक आप नेट नहीं यूज करोगे। आपने नहीं पढ़ा कि लाल सागर में नदी से जल का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन फिर ये भी पढ़ा जाता है क्या कोई भी ऐसी छोटी नदी नहीं होगी जो गिरती हो। तो यहाँ पे फंसाया जा सकता था, लेकिन वही है, अब आपके दिमाग पर है कि आप वहां जो एग्जाम में बैठकर सही क्वेश्चन क्या लगाए। ठीक है, वर्षण तो कम होता है, ये तो ठीक ही है। ठीक है, कोई नदी नहीं गिरती, मैंने बोला था पहले ही, क्योंकि इधर भी रेगिस्तान उधर भी रेगिस्तान, तो मेन रूप से देखोगे तो कोई नदी नहीं गिरती है, लेकिन फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे ऐसा थोड़ी होगा, कोई तो होगी छोटी सी, किसी मोहल्ले से निकली, तो आप फंस जाओगे। तो कंफ्यूजन जो एग्जाम में आ जाती है ना, तो कई बार कहा जाता है जो पहला दिमाग में आए उसी को टिक करो, आगे बढ़ो। क्यों? तो कंफ्यूजन आ जाती है। चलिए, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो ऐसे कोई टर्म आए तो उसको अलग से नोट करिएगा। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। पूर्वी भूमध्य सागरीय का समझ में आ रहा है, इजराइल के आसपास वाली कहानी। उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र। फारस की खाड़ी और अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र। भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। ये पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है, जिसे लेवेंट कहते हैं। ठीक है, 150 किलोमीटर चौड़ा है। ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में इस्थमस ऑफ सुएज तक फैला हुआ है। करंट अफेयर्स में चीजें रहेंगी तो ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और आपने नोटिस की होगी, क्वेश्चन बड़ा नहीं आ रहा 2022 का। अभी यहाँ देखा तो एक एक लाइन का बस, यहाँ देखे थे तब भी सुमेट पाइपलाइन क्या है, कहाँ है, बस। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं आता है, लेकिन हर टॉपिक पे थोड़ी सी नजर रहनी चाहिए। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशियन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, चर्चा में था ये भी, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, लेकिन शायद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसका दोहन कर पाए। दुर्लभ मृदा खनिज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के समुद्र स्थल पर उपलब्ध हैं। तीनों सही है? नहीं, दो और तीन सही है, पहला नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करता। तो कौन करता है? वैश्विक सागर आयोग 2013 से 2016 के बीच समुद्री तंत्र के क्षरण को संबोधित करने, जागरूकता बढ़ाने, उत्पादकता को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल थी। सीबेट खोज खनन का लाइसेंस का कार्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण का है, ना कि आयोग का। समझे? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत के विशेषाधिकार को वर्ष 2017 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि हम खोद ही नहीं पाए। केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसन के समुद्र तट पर पॉलीमेट्रिक ग्रंथियों का पता लगाने संबंधी भारत के विशेषाधिकार को बढ़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खनिज हैं, उपस्थित हैं, ठीक है, ये वो, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 2020 महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो पहला तो सही है, जिसमें ये 26 डिग्री 129 मीटर अधिकतर क्या होगा, गलत ही होना चाहिए। देख लेते हैं, 50 से 100 मीटर की गहराई में। दूसरा सही है।
ठीक है। नया क्वेश्चन अगर इन्हीं कंटेंट से बने तो वह गलत नहीं होना चाहिए, फेल वही आदमी होता है क्योंकि सबने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़े हुए हैं। उससे क्या नया कंटेंट बन सकता है, अच्छे से किया हुआ है। वो आप गलत करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना, विषुवतीय प्रतिधाराओं का पूर्वाभिमुख प्रभाव। तो ये जो आंसर है वह है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण होता है, इसीलिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रभाव को देखा जाता है। प्रति विषुवतीय रेखा धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व, ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी में है, की ओर प्रभावित होती है। यह धारा स्पष्ट रूप से अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में देखी जाती है। स्पष्ट रूप से कहा? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर में प्रतिविषुवतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर दिखती है, जो हिंद महासागर की बात हो रही है। वास्तव में महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर और दक्षिण विषुवतीय रेखी धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। तो करंट कथन कारण में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किन के कारण होता है? कारण पूछा है। तो आपने देखा होगा कई क्वेश्चन है जो कारण पूछ रहा है, ये किसके कारण होता है, वह किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है, वैसा किसके कारण होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कारण इज इंपॉर्टेंट। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तीनों हैं? यस सर, तीनों हैं। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या सुंदरवन में? सभी जगह है क्या? नहीं, सुंदरवन में नहीं है। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मध्यम से उच्च तापमान होना चाहिए, 200 से 250 फीट की गहराई तक सूर्य प्रकाश प्राप्त हो। ठीक है। और सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ऊपर मैंग्रोव वन होंगे तो लाइट क्या 200 से 250 फीट की गहराई में जा पाएगी। स्वच्छ जल हो, अवसाद मुक्त, मध्यम सागरीय लवणता हो, ना उच्च ना निम्न, मध्यम अंतःसागरीय चबूतरों की उपलब्धता हो। तो ये याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन बन सकता है। 2013 सागर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ना गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो। तो ये आंसर होगा कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं, सबसे अच्छा है जहां लेब्राडोर की धारा आकर गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, कनाडा के थोड़ा सा पूरब में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास की कहानी। और यही चीन की तरफ आएंगे तो चीन के पूरब। कोष्ण शीत वायुमंडलीय धाराएं नहीं, वायुमंडल से क्या लेना था, ताजा जल। ठंडा गर्म पानी जहां मिलेगा वहां ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा ना बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसलिए वहां सबसे अच्छा होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है न्यू फाउंडलैंड तट के समीप क्रेंड बैंक बोलते हैं, डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक। अगली बार क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आइए। डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक क्या हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहाँ मछली पालन पालन होता है, नहीं पकड़ी जाती है। ये महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या है, देख लेना आने वाले समय में। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 पृथ्वी का आवर्तन। कई बार क्वेश्चन में ये नीचे लिखा होता है, इसको पहले पढ़ा करिए फिर इसके उत्तर
तक पहुंचने का प्रयास किया करिए, वरना इसको पढ़ेंगे फिर नीचे वाला पढ़ेंगे और नीचे वाले से ही समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है। क्या करना है, पहले नीचे वाली लाइन पढ़नी है, फिर ऊपर पढ़ना है कि कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। चारों करते हैं क्या? नहीं, परिक्रमण से क्या लेने देना। बाकी तीनों सही हैं। यहाँ देखो, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति गति को प्रभावित करने वाले कारक, इतने कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण, महासागरीय कारक, महासागरों से संबंधित कारक, सागरीय धाराओं में परिवर्तन से संबंधित कारक, सब कुछ। अब आते हैं प्रादेशिक भूगोल यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मैपिंग है वहां से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आधे लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से सामने मैप लगा के सब रखते हैं, देखता कोई नहीं है। अगर इसने सही से देखा होगा उसका यह क्वेश्चन सही होगा। और मजे की बात बताएं, जिसको अलास्का अलास्का याद रहेगा वह इसको सही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि अलास्का भी अमेरिका का हिस्सा है। लोग नीचे वाला देखते हैं कि अच्छा यही तो है, केवल नहीं, अलास्का ऊपर है और ऊपर से अलास्का काफी नीचे तक आया हुआ है, ऐसे पटरी पटरी। सबसे ज्यादा कनाडा और अमेरिका। कई लोगों का ये गलत हुआ होगा क्योंकि चिली लोगों को लगा इतना लंबा है उसी को कर दो। नहीं भाई, अमेरिका उधर अलास्का से ऐसे ऐसे टच हो रहा है, यहाँ तक ऐसे ऐसे नीचे तक आया है, क्वीन शार्लोट्टे द्वीप समूह तक आपने देखा होगा, ठीक है, प्रिंस रूपर्ट के तक, और फिर नीचे तो पूरा है ही, और उसमें ऐसे ऐसे आइलैंड भी बहुत है, तो इससे घुमावदार भी बहुत है। ठीक है, तो मैप ध्यान से देखा करिए। दूसरा, साहेल क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट था। पश्चिम अफ्रीका से क्वेश्चन बनते हैं, या पूरा अफ्रीका कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अफ्रीका से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा, ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है कि चिली क्यों चर्चा में था, दक्षिणी सूडान क्यों चर्चा में था, कैमरून क्यों चर्चा में था। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत डीप नहीं पूछा जाता। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य तख्तापलट है। देखो, यही पूछा जाता है, क्यों चर्चा में था, सैन्य तख्तापलट हो गया। क्यों चर्चा में था, राष्ट्रपति को हटा दिया गया। क्यों चर्चा में था, दोनों सही है, कथन कारण व्याख्या। आओ देखो कितने नाम मिले, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मारिटानिया, सेनेगल का साहेल क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता और जातीय तनाव का साक्षी रहा। इतने देशों में नाइजर एक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है क्योंकि वहां की सेना ने सरकार का तख्तापलट कर दिया और निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाकर वहां अपना नियंत्रण कर दिया। ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, बस इतना ध्यान रखना कहाँ क्या हो रहा है, डीप में भले मत जाना। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन से दो देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक, कोको कोको, तो ये कोटे डी आइवर और घाना। ठीक है, कोटे डी आइवर घाना, गिनी की खाड़ी के पास, पश्चिम अफ्रीका। यहाँ से अफ्रीका ऐसे मुड़ता है, यहाँ पे ये उपस्थित है, ये गिनी की खाड़ी कही जाती है। ठीक है, वहां कोई पोर्ट है, बताइएगा कौन सा पोर्ट है, और इम्पोर्टेंट है वो पोर्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री जो करंट की आती है वो ना कर पाए। ठीक है, कैडबरी, नेस्ले जो आपने पढ़ा होगा वो सब यहीं से कोको प्राप्त करते हैं ज्यादातर। ये देखो, हालांकि ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का करंट अफेयर्स में जो होगा वो होगा। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? नॉर्थ। ये भी मैप सही से ऑब्जर्व किया होगा तब हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। दो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, कौन कौन से हैं। इस समुद्र के पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, जिसका स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे उत्तरी मध्य यूरोपीय देश। फिनलैंड और रूस उत्तरी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते क्योंकि ये तो बिल्कुल, कहाँ रूस, कहाँ उत्तरी। ठीक है,
ये नॉर्थ सी आपका है, ये पूरा। यहाँ पे जितने देश हैं वो यहाँ पे साझा कर रहे हैं। देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक से 5, पूरी जियोग्राफी में इस टॉपिक। और आप कहाँ लगे पड़े हो, वो बता दो कि वो उस किताब में से एक क्वेश्चन आया था, वो हम पूरी किताब पढ़ लें। पूरी किताब मत पढ़ो, उससे बढ़िया है कि यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट, अभी क्या पूछा था, कोक, अब क्या है, कोबाल्ट। क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझने की प्रयास करो। कोक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ कोबाल्ट की बात हो रही है। 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित होता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका का है कांगो कि नहीं, अफ्रीका का है ना कांगो, कांगो से भूमध्य रेखा गुजरती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से भी और कांगो से भी, दोनों अलग अलग है। बड़ा वाला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसकी राजधानी है, क्या राजधानी है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी। ये कहाँ है देश, कांगो बेसिन। एक ही साल में वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी साल वह कांगो बेसिन भी पूछ रहा है। कांगो बेसिन का भाग है कौन सा है, तो कैमरून है। कांगो एक नदी है, 6 देशों में विस्तारित है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, कांगो गणराज्य, भूमध्य रेखी गिनी और गैबोन। नदियों को अच्छे से पढ़ो। मैंने एक नोट्स, एक टॉपर के वीडियो बनाया था कि नोट्स ऐसे बनाओ, देखो उन्होंने कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, वैसे पढ़ोगे तो चीजें आसान रहेगी। मैं कराने वाला हूँ, बाकी आप, मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे रिवीजन करना है। कैसे, एक प्लेन पेज लेंगे ऐसा, उसमें फिर देखेंगे, देखो ये नदी यहाँ यहाँ, तो ये किस क्षेत्रों से जा रही है। एक पेज पे केवल नदी, एक पेज पे केवल माउंटेन, इस टाइप से कर लेंगे रिवीजन। कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा साझा करती हैं, क्यों, क्योंकि यूक्रेन में लफड़ा हो रहा था तो यूक्रेन से क्वेश्चन आया। अमेरिका रातों रात अफगानिस्तान से निकल गया था, इसलिए अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान पे क्वेश्चन पूछा गया। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, कितने सही हैं, केवल 2, सिर्फ 2 से साझा होती है। आइए देखते हैं, ये है यूक्रेन, तो किससे किससे साझा होती है, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, रोमानिया, लिथुआनिया, लाटविया, वो तो इधर है, दिख भी नहीं रहे। बुल्गारिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक है ही नहीं, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, कौन कौन से 2 हैं, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। रोमानिया से तो हो रही है हंगरी, हाँ रोमानिया से तो हो रही है, मैं भी रोमानिया ये है ना, ये रोमानिया से सीमा साझा हो रही है, रोमानिया और हंगरी से। तो मैपिंग अच्छे से करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, 15 मिनट में मैपिंग नहीं हो पाएगी ना, सामने मैप लगाने से मैपिंग हो पाएगी। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य, तुर्की, तुर्की 2 और 5, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्की राज्यों के संगठन है। तुर्की राज्यों के संगठन, तुर्की परिषद कहा जाता है, ठीक है। 4 संस्थापक सदस्य अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स में रहे तो याद रखिएगा। फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने बोला था, हाल ही में समाचार में महत्वपूर्ण कारण क्या है रहने का, यही पूछा जाता है अधिकतर। और कौन से देश हैं, तो वही अफ्रीका के, चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनिशिया। चाड में चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना की गई थी, गिनी सेना द्वारा संविधान सरकार का निलंबन हुआ क्या, लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनिशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन।
सही उत्तर क्या है? सी, केवल 3 युग्म। किन्हीं में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को रास्ते में लिया, सरकार को भंग करने, संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। 3 युग्म सही है, 1 नहीं सही है। तो इसका मतलब क्या है? बस करंट अफेयर्स में जब रहे तो चीजें याद रखिए। फिर से समाचारों में रहने वाले अनातोलिया, अम्हारा, काबो डेलगाडो, कातालोनिया, तुर्की, इथियोपिया, स्पेन, इटली। इस बार जो 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वह 2025 का पेपर हम लोगों ने किया है, उसमें पता क्या है? उसमें नहीं भी आता हो तब भी लोग सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल के आसपास कंडीशन खराब थी। उसमें ऑप्शन क्या दिए थे? स्पेन, इटली। अरे भाई, स्पेन इटली में कुछ हुआ ही नहीं तो आप क्वेश्चन क्यों पूछोगे? तो नहीं भी आता हुआ सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां कुछ लफड़ा हुआ होगा। शांत माहौल का क्वेश्चन क्यों पूछेगा कोई? तो यहाँ आंसर 2 सही है। कौन से 2 सही हैं? ये देखते हैं। अनातोलिया तुर्की का है, अम्हारा इथोपिया का है, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक का है, कैटोलोनिया स्पेन का है। इस टाइप से ही क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका रातों रात निकल गया और दूसरे दिन खबर आई कि अरे अमेरिका भाग गया अफगानिस्तान छोड़ के। क्वेश्चन यूपीएससी ने तुरंत बना दिया कि कौन सी सीमाएं अफगानिस्तान को टच करती हैं। अजरबैजान लगती है क्या? अफगानिस्तान कहाँ है? अजरबैजान कहाँ है? कैसे लग सकती है सर? तो किर्गिस्तान बताओ, किर्गिस्तान लगती है क्या? नहीं सर, ताजिकिस्तान बीच में बैठा हुआ है, तो कैसे किर्गिस्तान से लगेगी? तुर्कमेनिस्तान से लगती है क्या? यस सर, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सबसे लगती है। अभी भी आपको याद नहीं है तो इसका मतलब है आपकी जो मैपिंग है वो अच्छे से नहीं हुई है, वरना ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था। यहाँ पे लगा हुआ है अफगानिस्तान का मैप, छोड़ो। नदियों पे चलते हैं। नदी किसमें जाकर मिलती है? मेकोंग, टेम्स, वोल्गा, चंबेजी। मेकांग क्या अंडमान सागर में मिलती है? टेम्स आयरिश सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में, जिम्बेजी हिंद महासागर में। तो इसका आंसर 3-4 सही है। चंबेजी हिंद महासागर में गिरती है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक होते हुए। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, यस सर। मेकांग और टेम्स गलत है। टेम्स लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है उसे, और ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, ठीक है। और मेकांग तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिण चीन सागर में मिलती है। जम्बेजी और वोल्गा तो आपने पढ़ी ही है। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ सागर से लगा हुआ देश है। एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। सीरिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, अल्बानिया। तो मैपिंग अच्छे से पढ़ो। 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। 1, 3, 4। काला सागर से क्रोएशिया नहीं लगा है, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे आप इसको गलत करोगे आंसर आराम से एलिमिनेट हो गए। लाल सागर से सीरिया नहीं लगा है, तो 5 से भी एलिमिनेट हो सकते थे? नहीं, 5 से 2 आप काट सकते थे। कभी कभी समाचारों में फिर से रहने वाले सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, अलेप्पो, किरकुक, मोसूल, मजार शरीफ। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आने वाला है, ध्यान रखिएगा। 1 और 4 सही है। मजार शरीफ अफगानिस्तान में है, अलेप्पो सीरिया में है, और हो सकता है अलेप्पो ही आ जाए फिर से रिपीट होके, क्योंकि इजराइल, सीरिया, लेबनान ये पूरी कंडीशन खराबी है, ठीक है। फिर से समाचारों में रहने वाला, एक ही साल 2-2 क्वेश्चन समाचार से पूछ रहा है। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में है, क्रेटालोनिया, कैटालोनिया, क्रीमिया, मिंडानाओ, ओरोमिया। क्या ये क्वेश्चन है? 1-3। कैटालोनिया स्पेन में है, मिंडानाओ फिलीपींस में है, हंगरी, नाइजीरिया गलत है। अभी पढ़ने की से आवश्यकता है, सॉरी, अभी इनको चेक करने से ज्यादा बढ़िया है करंट अफेयर्स में ध्यान से पढ़िएगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा से लगता है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो लेबनान सीरिया से लगता है क्या? लेबनान सीरिया से ही लगता है क्या? इराक और जॉर्डन, इराक तो उधर है, जॉर्डन भी आपका इधर ही है थोड़ा सा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? नहीं है, नहीं है, इस शब्द को भी ध्यान रखिएगा। कई बार
इस शब्द की वजह से चीजें गलत हो जाती हैं और फिर आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और जॉर्डन है। अब ये बताओ 2015 का प्रश्न है, जॉर्डन पूछा जाता है और 2017 में पूछा जाता है फिर से जॉर्डन। जॉर्डन लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि 2015 में आप पूछ चुके हो, मुझे याद है। जॉर्डन की सीमाएं टच नहीं करती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें जाना है। नगरों का सही स्थिति क्रम बता दो। तो कौन सा नगर किस देश में है ये पता होगा और देश अच्छे से पता होगा तो आप सही कर दोगे कि सिंगापुर सबसे नीचे लगता है। ऐसा है क्या? नहीं, जकार्ता सबसे नीचे लगता है। क्यों? क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। फिर सिंगापुर आएगा और जैसे आप 3-4 सही कर लो आपका आंसर हो गया। बाकी पता हो या ना पता हो। बैंकॉक थाईलैंड ऊपर है, आपको भी पता है। थाईलैंड ऊपर है, सिंगापुर नीचे है, इससे भी आप लगा सकते हो। टर्की किनके मध्य स्थित है? कितना आसान क्वेश्चन है। काला सागर और भूमध्य सागर दोनों के बीच टर्की है। काला सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली मरमरा सागर, बास्पोरस जल संधि, इन सबको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर्कटिक काउंसिल के कौन से सदस्य हैं? 135 135 क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और जापान नहीं है इसलिए। मतलब काउंसिल वगैरह देखते रहो, नाटो वगैरह। ठीक है। फिर से समाचार में रहने वाले क्वेश्चन। चेचन्या, दारफूर, स्वात घाटी, रशियन फेडरेशन, माली, इराक। कौन सा सही है? केवल एक सही है, चेचन्या रशियन फेडरेशन में आता है, बाकी दोनों गलत हैं। समाचार में रहने वाले अच्छे से ये देखो। सूडान सरकार के खिलाफ गैर अरब निजाती समूह द्वारा विद्रोह। पाकिस्तान सेना तालिबानी आतंकवादियों के बीच संघर्ष। सूडान, अफ्रीका में वही कुछ ना कुछ होता रहता है। कौन सा सही सुमेलित है? एबीसीनी पठार, एटलस पर्वत, कुआना उच्च भूमि, ओकोबांगो द्रोणी। तो इसका आंसर सही होगा। एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में है, बाकी तीनों गलत हैं। आप ध्यान से वर्ल्ड हिस्ट्री करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये मैंने शॉर्ट बनाया था। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। सीड, मैंने तो देश बताया था, सीड नहीं बताया था। मैंने देश बताया था। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बनाया था 1.5 साल पहले, शायद 2 साल पहले। तो एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। सर डी से जिबूती कैसे होगा? जे से नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश का भी याद रखना, वरना जे से ही जिबूती कहते रहोगे। उसमें डी साइलेंट होता है, जेड से शुरू होता है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण। तो मरुस्थल क्यों बनता है? आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी 11th में भी है। ठीक है। क्या उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। महासागर धाराओं का प्रभाव क्षेत्र पड़ता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने पढ़ा होगा। बाकी यहाँ पे दिया गया है कंटेंट, आप इसको थोड़ा सा देख लें। कुछ वनस्पतियां हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा क्या पोषक तत्वों से भरपूर होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। द्रुत, कौन सा सही है? पहला गलत है, दूसरा सही है। क्यों सही नहीं है ये भी आपको पता है, क्योंकि बारिश वर्षा वन की मृदा उष्मा और नमी के कारण बहुत समृद्ध होगी माना जाता है, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा समृद्ध नहीं है माना जाता है केवल। क्यों? क्योंकि जब पानी ज्यादा होगी तो कार्बनिक पदार्थ जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। पॉम ऑयल बहुत ज्यादा चर्चा में था, बहुत महंगा होता है, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो यूपीएससी ने कहा हम क्वेश्चन पूछेंगे। पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप, इन्वायरमेंट का हम लोगों ने क्लास किया है, उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक रूप से, स्थायी रूप से। ताड़ तेल लिपस्टिक इत्र बनाने में, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में। कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा, 2 और 3। प्राकृतिक रूप से गलत है। क्यों? ताड़ तेल अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जहां भी आप पढ़ें प्राकृतिक रूप से स्थायी, स्थानिक,
तो इन दो शब्दों को ध्यान से अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, स्थानिक और प्राकृतिक रूप से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए, ये तो जियोग्राफी है, एनवायरमेंट में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पत्ती कोड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा एपिफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंच कर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ जमाते हैं। इसका सटीक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है आपकी मैंग्रोव नहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अभी ऊपर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्वेश्चन था, ये भी था। पढ़िए इसे, खत्म करिए। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? नंबर 1, ऊंचे घने वृक्षों की कौन से विषुवतीय वन पूछा है? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व होना, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता, तो तीनों सही हैं। विषुवतीय वन, भूमध्य रेखीय वन, वनों से भी लगभग काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। उस चैप्टर को ऐसे ही नहीं पढ़िएगा, ठीक है? कई बार हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है, छोड़ो कौन पढ़ेगा। मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे, तीनों सही हैं। आप जानते हैं पर्ण की जगह कांटे होते हैं। लघु पर्ण होती हैं जिससे पत्ती छोटी हो तो ऊपर पानी ज्यादा ना जाए। कठोर होती है, मोमी पर्ण होती है, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है? पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर से उष्णकटिबंधीय वर्षावन, थीम निकालो खुद ही। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता, क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अभी ऊपर देख कर आए थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात हो रही है। अभी ऊपर क्या पढ़ कर आए थे? 2023 में रिपीट हुआ 2011 का क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जैसे आप कथन एक गलत करोगे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहते हैं पब्लिक? यूपीएससी में पीवाईक्यू आते हैं कि नहीं? ये तो सेम आ गया। ताकि हम लोग कितने टॉपिक में कितने क्वेश्चन पढ़ के आए, क्योंकि रिपीट 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 हो रहे थे। इसको पढ़िएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण भी पढ़ लेते हैं, 2024 का ही क्वेश्चन आपके सम्मुख दिख रहा है। किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जनदर या वृद्धोन्मुख जनसंख्या के कारण? तो सबको पता है, जापान और दक्षिण कोरिया सबको पता था। इटली कुछ लोगों को पता था, इटली जिनको पता था उनका आंसर सही हो गया, क्योंकि 2 और 4 भी ऑप्शन था। अगर 2-4 ना होता तब आंसर आदमी ए लगा कर आता, लेकिन 2-4 था और बचपन से एनसीईआरटी में भी है जापान जापान जापान, दक्षिण कोरिया। लेकिन इटली जो था ना, उसने कई लोगों के सपने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जिनका 1 नंबर से रह गया होगा और इटली उनके ध्यान में नहीं होगा, तो वह गलत कराए होंगे। तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है? ध्यान से। इटली उतनी चर्चा में नहीं था, बाकी ये सब। जन्म दर वर्ष 2023 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो लगातार 15वीं वार्षिक गिरावट है, जबकि इतनी चर्चा में नहीं है, जबकि 15वीं वार्षिक गिरावट है, 15वीं। क्वेश्चन पूछ लिया गया। ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूक्रेन, हांगकांग, मकाओ, इटली, मालदोवा, प्यूर्टोरिको, स्पेन, ये सब याद रखिएगा। तो कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, भले एक बार पढ़ो, कुछ भी रह गया दिमाग में तो चीजें सही हो जाएंगी। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। केन्या, फिर से अफ्रीका में घुसते हैं हम लोग। केन्या अफ्रीका में ही है, यस। इसकी राजधानी नैरोबी। नैरोबी क्यों प्रसिद्ध है? अगर ये आपको याद है कि नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, तो आपने अच्छी से तैयारी की है। अगर केन्या नैरोबी में 1972 में क्या हुआ था ये नहीं याद है, 1972 में कुछ हुआ था, उसका मुख्यालय नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। गठन
संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन में 1972 में, जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो 2 और 3 सही है। जब दक्षिण सूडान की बात हो रही है, सोमालिया की बात हो रही है, तो बीड़ी बड़ी सूडान में है कि युगांडा में है। बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती उत्तर पश्चिम युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है, ना कि केन्या में। बस इतना सा क्वेश्चन था, केन्या में है कि युगांडा में। तो ध्यान से पढ़ें। आर्थिक विकास से संबंध जननांगीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबंध निम्न मृत्यु दर साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर में क्या सही है? तो ये सी वाला सही है, 231 231। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। बाकी आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, क्योंकि हो सकता है ये आपको कंटेंट ना मिले कहीं, तो इसको पॉज करके पढ़िएगा। यहाँ वहां भी कंटेंट मिल जाता है जो कई किताब में नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम लोग सी सेट कर रहे हैं हिंदी माध्यम। अगर आपको सी सेट कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। एनसीईआरटी कर रहे हैं अच्छे से, उसको पढ़िए। रात को 9 बजे एमसीक्यू पे प्रैक्टिस होती है, वह करिए। और हमारे इसी के साथ सिर्फ इकोनॉमी बचा है। बाकी हम लोगों ने कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। पीवाईक्यू 2011 से 2024 तक का, 2025 का अलग से क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने किया है, तो उसको क्या ही किया जाए। इकोनॉमी कल से शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।